हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, से पहले कि हम बात करें कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर गौर आईं। डेफिनेटली हुआ तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर व खौस के लिए था, उसके अलावा पॉलिटिकल। लेकिन उससे पहले बात करना ज़रूरी है बलूचिस्तान की, जहाँ पर बलूचिस्तान के ज़िला हरनाइम आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में अब तक की जो इत्तलात है उसमें 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये अलग सुबह 3 बजे के करीब ज़लज़ला आया और आज यानी 8 अक्टूबर हम उस दिन को भी नहीं भूल सकते जो आज से 16 साल कबल आया था, यानी 8 अक्टूबर 2005, जब हमने तकरीबन 70,000 के करीब लोग उसमें जाँ बहक हुए थे। तो उन लोगों के लिए एक दफ़ा फिर हम दुआएं ही कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह कभी ऐसा दिन दोबारा किसी को भी ना दिखाए या पाकिस्तान को ना दिखाए। हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, अफगानिस्तान के उमूर पे बात हुई है। शेख रशीद साहब जब उस कमेटी से निकले और आज सुबह भी जो वज़ीर दाखिला भी हैं, जब वो कह रहे थे तो वो कहते कि ये जो वक्त है अगले 4 माह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पगड़ियाँ उछालने वाली सियासत करने का नहीं है, संजीदा सियासत करने का है। यकीनन वो अपोजिशन से यहाँ पर को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर ये है कि क्या हुकूमत संजीदा सियासत कर रही है? हर इदारे को हेड ऑन लेने के बाद इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन हो गया, दीगर हो गए, अब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, मतलब वो एक और ऐसी चीज़ जिसके बारे में राय ये दी जा रही है कि वो खुद हुकूमत के लिए एक NRO है। अपोजिशन के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात, बल्कि उसको मुस्तरद भी वो करार दे रहे हैं। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ही मुख्तसरन बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। ताहिर खान साहब सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट एक्सपर्ट हैं अफगान पॉलिसीज़ से, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में हमें सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि प्रेसिडेंट है PTI साउथ पंजाब के, वो भी सेनेटर है। ताहिर साहब, ज़रा मुख्तसरन आपसे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज एक सेल भी कायम किया गया है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, इस वक्त फॉल ऑफ काबुल को एक अरसा गुजर गया। 15 अगस्त से अगर हम काउंट करें तो 2 माह होने वाले। आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल 15 अगस्त वाले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से कुछ मुख्तलिफ है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में तालिबान जब से गए हैं तो अभी की जो हालात है कुछ थोड़ी सी मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हुई है। तालिबान की अगर पिछली हुकूमत का मुख्तसर में कहूँ कि उस वक्त तालिबान जब 96 से 2001 तक थे तो तालिबान की उस वक्त सिक्योरिटी को यानी पूरी दुनिया में माना जाता था। एक सिक्योरिटी है कि वहाँ पर उन्होंने अमन कायम किया था, और दूसरा वहाँ पर अफीम की काश जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जो है, अगर हम आज के जो शुमाली शहर कुंदूज के मस्जिद में धमाका हुआ है और दाइश ने अभी उनकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो इसका मतलब यह है कि जो तालिबान की हुकूमत का अभी तक तस्लीम ना होना एक मसला है उनके लिए बहुत बड़ा। फिर वहाँ पे जो अमेरिका ने उसके 9.6 अरब डॉलर वो मुंजमद, वर्ल्ड बैंक ने रोकी है। इक्तिसादी भी मुश्किलात, पॉलिटिकल भी मुश्किलात, और सिक्योरिटी का जो कुंदूज का मैंने कहा कि ये भी तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए सामने आया है कि कुंदूज जो शुमाली शहर है जहां तालिबान बड़े, बल्कि जब ये शुमाल में तालिबान ने सबसे पहले कंट्रोल हासिल किया तो कुंदूज का उन्होंने शुरू किया था। अभी की बात करो, वैसे 2015 और 16 में भी तालिबान ने कुंदूज पे कब्जा किया था। कुंदूज में अगर दाइश जाती है, क्योंकि दाइश का आगाज अफगानिस्तान में हुआ था निंगरहार के एक छोटे से इलाके से, एक जिले से, कोट नाम का जिला है, लेकिन तो मैं तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ गई है हर लिहाज से। मुझे बताएं कि हुकूमत का बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान इतना डिलेड क्यों है और कब तक मुतवक्के है नई हुकूमत का तालिबान की?
मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ये तो चलेगा इतना, क्योंकि अभी उन्होंने 3 जो काबीना है और जो इदारे हैं वहाँ पे उनकी जो सरबराहान है और 3 किस्तों में जो काबीना का ऐलान किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि जो आखिरी किस्त का ऐलान अभी हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे लोग थे, वज़रा भी थे। और तो पिछले वाले दो किस्तें हुई थी वज़रा का, उनमें उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया उनको, वो अपनी जगह पे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अबूरी सेटअप है ये इसमें कोई बड़ी तब्दीली आएगी। होगा। मैं ज़रा मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ जाती हूँ और उसके बाद हम सेनेटर और अब्बास को भी वीडियो लिंक पर लेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत ने अपनी जो तमाम तर अब तक काविशें थी अफगानिस्तान के मामलात को लेकर उनको मॉनिटर करने के लिए भी, हम आंख करने के लिए भी एक सेल भी बना दिया है। अपोजिशन का इसमें इनपुट, अपोजिशन का इसमें रोल, हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया, कहीं आपको बताया गया कि क्या कर रही है, क्या करती रही है, क्या करने जा रही है? जी, मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन आपको मालूम है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक इन कैमरा मीटिंग की थी। मैं उस इन कैमरा मीटिंग में शरीक नहीं था, मगर उस इन कैमरा मीटिंग के अंदर उन्होंने बहुत से मामलात जो हैं कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से सीधा रहनुमाओं के सामने, और हुकूमत ऑब्वियसली उसमें शरीक थी। तो ये यहाँ तक कम्युनिकेशन हुई है। उसके अलावा तो बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो हुकूमत के पास ही है, जो तमाम जो इदारे हैं हमारे, उनसे मुतल्लिका इदारे जो हैं उनसे मुशावरत करके अपना नुक्ता नज़र आके सामने लेकर आती है। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरे सामने। सर, क्योंकि इस पर आप लोग की तरफ से भी मुतालबा था कि इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए, तो हुकूमत की गैर संजीदगी है आपकी नज़र में, या जिस तरह से वो कहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती, तो वो समझते हैं कि पूरी अपोजिशन से ही मुशावरत नहीं हो सकती? नहीं, जहाँ तक इमरान खान साहब की ज़ात का ताल्लुक है, उनका जो रवैया है वो तो आपके सामने आ ही चुका है कई इदारों के हवाले से, और अभी भी काफ़ी खटपट चल रही है। तो इमरान खान साहब की एक अपनी पर्सनैलिटी है। वो तो जब मुल्क के ऊपर हमला हो गया था, आपको याद होगा, जब कश्मीर के मामले पे वी वर ऑलमोस्ट इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो उस वक्त भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो पार्लियामान में आके ऑपोजिशन के साथ खुद बात करें, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने आकर बात की थी। तो इमरान खान साहब तो इमरान खान विल बी इमरान खान, वो तो यही उनका रवैया है, इसी तरह वो चलेंगे। जो वो नैब के साथ कर रहे हैं वही उन्होंने आपके साथ, आप लोगों के साथ, मेरा मतलब है जो मीडिया है उसके साथ किया, वही वो अपोजिशन के साथ कर रहे हैं। तो अपना एक रवैया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल डिस्कशन होनी चाहिए वो इस वक्त अफगान पॉलिसी के ऊपर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में गुफ्तगू का महवर जो है वो विंडी शर्मन की जो एक क्लिप अभी सामने आया है, ये जो गुफ्तगू उन्होंने भारत में फरमाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अब ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान से पुराने वाले ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि हम पाकिस्तान से पुराने वाले ताल्लुकात रखना भी नहीं चाहते, और बड़ी एक नैरो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और मैं सिर्फ अफगानिस्तान पे बात करने जा रही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की वजारत खारजा के लिए। हमें अपना नुक्ता नज़र तो आगे बढ़ाना है, लेकिन और उस नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने में हमें पाकिस्तानी इंटरेस्ट सबसे पहले देखना है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में हमें जो ताकतें हैं बैनुल अक़वामी, उनको इतना उनसे दूर चला जाना, या जिस तरह आपने पिछले दिनों बयानात सुने थे कि अमरीकी जो हैं वो जाहिल हैं या अमरीकियों को पता नहीं है, तो इस तरह के अगर पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह के बयानात आएंगे, दीगर बड़े ममालिक जो है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जिसके जवाब में विंडी शर्मन ने ये कहा है, अगर अमेरिकी क़यादत के मुतालिक इस तरह के बयानात आएंगे कि उनको मालूम नहीं है, वो जाहिल हैं, या इस तरह की जो भी गुफ्तगू हुई थी, वो अगर आप क्लिप चलाएंगी तो आपको खुद ही उसमें इर्रेगुलरिटी नजर आ जाएगी। जाहिल का वर्ड तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइए क्या था। जी क्या था? ये बात उन्होंने जरूर की थी कि उनके इल्म में नहीं है, या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, या वो इस चीज से जी आपको याद है वो लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया था, मुझे हकीकत में याद नहीं आ रहा, ये नहीं कहा गया था, एक बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया था,
वो भी आप खैर अपनी टीम से पूछिए तो आपको 2 मिनट में बता देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जिस तरह हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी लीडरान हैं उनको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, आपको याद होगा एक दफा पाकिस्तान ने बयानिया एक इजरा कर दिया कम्युनिकेशन के, फ्रांस के सदर का फोन आया और प्राइम मिनिस्टर ने लेने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में फिर फ्रांसीसी एम्बेसी ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ एम्बेसी से फ़ोन आया था सेट करने के लिए, टाइम गुफ्तगू करने के। फिर आपको याद होगा कि अमरीकी सदर का जो पहला कम्युनिकेशन था उस पर भी लेदे हुई अमरीका ने एक बयानिए का इजरा कर दिया कि हमने आपस में बात की अमरीकी सदर ने, और उसमें दहशतगर्दी पे भी बात हुई, और पाकिस्तान ने कह दिया कि दहशतगर्दी पे कोई बात नहीं हुई। तो अमरीकी सदर के दफ्तर से, व्हाइट हाउस से, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हम वो कम्युनिकेशन पूरी जो गुफ्तगू थी उसका कागज रिलीज कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि चाहे वो रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से हो या यूएई से हो या मलेशिया से हो या टर्की से हो, या हमारा वो चीन से ताल्लुक हो जिसमें कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो चोरी के थे, अब वो फिर अहम हो गए हैं, फिर वो कभी चोरी के हो जाएंगे, कभी हम अमरीकियों को कहते हैं ये नासमझ हैं या जो भी लफ्ज़ था। दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन पॉलिसी जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं रवैये को नहीं माफी चाहता हूँ, मैं रवैये को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हक है कि हम अपने, आप रवैये को, वजीर आजम के रवैये को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? जी, वजीर आजम के रवैये को, क्योंकि वो ऐसी गुफ्तार, अदरवाइज आप ये समझते हैं, अदरवाइज मुसद्दिक मलिक साहब आप ये समझते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं वो हुकूमत बेहतर तरीके से चला रही है? नहीं, मैं ये नहीं समझता, लेकिन जो सबसे अहम चीज जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में आइसोलेटेड हो रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। पॉलिसी के ऊपर आप आ जाइए। देखिए बात यह है कि इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि हमने कुछ असम्पशंस की हैं अपनी पॉलिसी में। पहली असम्पशन ये की है, जिसमें अभी आपके माहिर भी गुफ्तगू कर रहे थे, कि जो नई जनरेशन ऑफ तालिबान है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है पुराने तालिबान से, इस वजह से उनका रवैया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ये एक असम्पशन हमने की है। दूसरी असम्पशन हमने ये की है कि TTP जो है वो भी तकरीबन रिफॉर्म्ड है और हम उससे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम तमाम अपने मामला TTP से रिजॉल्व कर लेंगे। तो अल्लाह करे ये असम्पशन भी ठीक हो कि ये वो TTP ना हो जिसने रिकंसिलिएशन की ये पॉलिसी है। जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप किससे रिकंसाइल कर रहे हैं। आप एक ऐसे ग्रुप से जिसने हमारे बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल में जलाया था, ये वही लोग हैं, आपको याद होना चाहिए। बाहर हमारी पॉलिसी ये है, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं जरा ओन अब्बास को भी प्रोग्राम में वेलकम कह दूं। डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट का टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम जी, सॉरी मेरा गला खराब है। ओन अब्बास साहब, अच्छा मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो बात हो रही है और जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इसका फोकस है मुझे समझ में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हमारे रियासती इदारे ऑन बोर्ड हैं, सर अपोजिशन ऑन बोर्ड क्यों नहीं है? आज जिस तरह से वेंडी शर्मन की बात भी की जा रही है, अमरीकी नायब सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने भी आके या इंडिया में उन्होंने जो बयान दिया, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के खारजी मामलात कहाँ पर खड़े हुए हैं? इन तमाम चीज़ों को आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? देखिए नादिर बीबी, आप पिछले को 1.5 माह को ना थोड़ा बहुत ज़रा मुआयना करने की कोशिश करें कि अफगानिस्तान की पोजीशन डेली बेस पे कैसे चेंज होती रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को स्टेटमेंट दे दी थी कि हमें इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं जो आज से 20 साल पहले था। और पिछले अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते को देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तालिबान को बावर कराया कि आपको 4 मेन चीज़ें जो आपने कमिटमेंट की थी कतर में, उसके ऊपर आपको इम्प्लीकेशन आपको सोचना पड़ेगा। एक, आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमिटमेंट की थी। दूसरा, आपने खवातीन के हकूक़ के हवाले से कमिटमेंट की थी। तीसरा, आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बात की थी। और चौथा पॉइंट था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी दहशतगर्द जो तंजीम है उसके हवाले से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने तालिबान को एक तरफ मैसेज दिया। दूसरा, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि जब तालिबान अपनी तमाम कमिटमेंट्स पे काम कर रहे हैं, आपको भी उनको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज तालिबान को आपने एंगेज ना किया, और वो फाइनेंशियली जो मेन इशू है कि इकोनॉमिकली अगर वो नीचे गिर गए तो वहां पे जो एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसके जो पूरे असरात हैं वो पूरे खित्ते पे आएंगे इन जनरल, और इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा आ सकते हैं।
लेकिन जो तीसरा इशू था जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने आज से कुछ 4 दिन पहले एक टर्किश चैनल को इंटरव्यू देते फरमाया था कि आपको अब ये भी देखना है कि वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे अपने लोग जो इन अवामिल जो इन अनासिर में जो इन्वॉल्व रह चुके हैं, लेकिन उनकी सरगर्मियां वैसे नहीं जिस तरफ डॉक्टर साहब इशारा करने की कोशिश करें। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पे दहशतगर्द सरगर्मियां तो की, लेकिन वो एक डिफरेंट लेवल की थी। उनके साथ अगर बातचीत करने की जरूरत पेश आए तो आपको सर वो दहशतगर्द सरगर्मियां किस लेवल की होती हैं कि जिसमें कुछ अच्छे लेवल की होती हैं, कुछ बुरे लेवल की होती हैं, लेकिन होती वो दहशतगर्द सरगर्मियां। मैं आपको जैसे कि कंदूज के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ, अब उसमें 200 के करीब नमाजी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। दाइश है या आईसिस के खुरासान है, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारे उनके ग्रुप्स हैं पड़े। सो इनके जो ग्रुप्स हैं, जो डिसग्रंटल ग्रुप्स हैं, वो 13 से हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे काम करें। कुछ ऐसे हैं जो हमारे अपने लोग हैं जो यहाँ पे हमारे कबायली इलाकों में भी रहते हैं। अगर वो हथियार डालना चाहते हैं और कौमी धारे में उनकी शमूलियत वो करना चाहते हैं, यकीनन ये कुछ ऐसे गिव्स एंड टेक्स होंगे जिसपे आपको मेरा नॉलेज शायद ना हो। नहीं। इस प्राइम मिनिस्टर साहब की इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। सर माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, उसको अपोजिशन से, मुल्क के साथ, कौम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, पार्टीज के साथ डिस्कस करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए और फिर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अब मुझे जरा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं कि इस पर अपोजिशन कहाँ स्टैंड करती है कि जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और फिर जरा नए तरमीमी बिल पर भी बात करते हैं। जी नज़ीर प्रोग्रामिंग का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। शेख रशीद साहब जिनकी मैं शुरू में भी हवाला दे रही थी, उन्होंने आज मीडिया टॉक की थी, उसमें वो कुछ ऐसी इन्होंने बात की है जो हम चाह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स भी सुने और ज़रा आप भी सुने, इस पर आपका तबसरा लेंगे। शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिएगा। वो लोग जो हमारे फौजी अदारों, हमारे हसास अदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। ये पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं है, संजीदा सियासी सोच का वक्त है। अगर हम संजीदा सियासत करेंगे तो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई बुरान खड़ा हो गया तो हम इस बुरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि अगर अफगानिस्तान में कोई बुरान खड़ा हो गया तो फिर हम उसमें महफूज नहीं रहेंगे, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है संजीदा सियासत का वक्त है, ना कि पगड़ियां उछालने वाली सियासत करने का। सर अपोजिशन से मुखातिब थे शेख रशीद साहब, क्या कहेंगे? जी, एक तो ये आपकी जो ब्रेक आई उसमें मैंने वजीर आजम का इंटरव्यू जो CNN का था वो दोबारा से क्लिप चला कर देखा, तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आप भी कंफर्म कर दीजिए कि उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन जो वहाँ के वजीर खारजा हैं उनके बयान के बाद कहा था कि ये जाहिल हैं। उन्होंने एग्जैक्ट जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो कहा था कि दे आर इग्नोरेंट अमरीकियों के मुतालिक। तो इग्नोरेंट की जो भी ट्रांसलेशन होती है आप अपने बता दीजिए आवाम को, आम फहम ज़बान में तो इग्नोरेंट को जाहिल कहा जाता है, मगर कोई और लफ्ज़ है तो आप बता दीजिएगा। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि जो बात भी हो सकता है जो आप मुनासिब समझें। मैंने तो आपको वो बताया है कि अमरीकी ज़बान जो समझते हैं वो उर्दू तो समझते नहीं है, वो तो अंग्रेजी समझते हैं। अंग्रेजी में व्हेन यू से ही इज इग्नोरेंट, तो उसका जो भी आपके जो अंग्रेजी समझने वाले नाजरीन हैं उनको पता चल जाएगा मतलब कि ही इज इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है। और ये भी आपको गुमान में रखना चाहिए कि क्या बैनुल अक़वामी सतह पे ये ज़बान बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बहरहाल ये तो इमरान खान साहब का मिजाज है, अगर वो समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे उनको मुल्कों को इग्नोरेंट या उनकी लीडरशिप को इग्नोरेंट और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए तो फिर उसकी रिटेलिएशन तो आएगी। मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, एक ज़ाती उस पर आया हुआ था, बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। हो सकता है पाकिस्तान के लिए अमेरिका इम्पोर्टेंट ना हो, मेरे ख्याल में होना चाहिए। पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ अमेरिका समेत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। यहाँ पे कुछ मिजाज जो है वो अच्छा नहीं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के मुतालिक यहाँ पे रवैया जो है वो इस वक्त अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको बेहतर करना चाहिए और यही हुकूमत का काम होता है।
दूसरी बात ये रही कि जहां तक पगड़ियां उछालने की बात है, तो आप शेख रशीद साहब का बयान आपने चला ही दिया है। मेरी भी गुफ्तगू आपके सामने, मैं तो कोई पगड़ी नहीं उछाल रहा। क्या आपको लगता है कि शेख रशीद साहब के बयान में पगड़ियां उछाली गई हैं? या इस तरह की जबान हमारे इंटीरियर मिनिस्टर या किसी भी वजीर को बोलनी चाहिए, जैसे वो बोलते हैं थूका, गिरा, आसमान वगैरह वगैरह? बहरहाल ये उनकी मर्जी है, ये उनका मिजाज है। इससे ज्यादा सख्त जबान वो इस्तेमाल कर चुके हुए हैं एक मरतबा पहले। आपसे तो वो डायरेक्टली नहीं उन्होंने बात की होगी, लेकिन यकीनन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं है, तो वो एक एज एन फ्रेज, एज एन ईडियम वो ये चीज यूज कर रहे हैं। शायद वो आपकी लीडर से मुतालिक हो। जी जरूर, हमारे ही लीडरान के मुतालिक वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा उन्होंने कुछ और भी कहा था कि अगर मैं ये करूं तो पूरा पता नहीं क्या जाती उम्रा बह जाए। वजीर आजम साहब ने भी कोई रिश्ते विश्ते की बात की थी। तो ये जबान तो हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। तो कोई मैं तो आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे लीडर्स के मुतालिक नहीं कह रहे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि वो हमारे लीडर्स के मुतालिक कह रहे हैं। मगर इससे जो बात अखज़ की जाती है वो ये है कि वो अपोजिशन लीडर्स के मुतालिक अगर ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ख़ास किस्म का नैरेटिव ही ऑब्वियसली अगर आप प्रोपोगेट करना चाहें तो आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ ये बड़ा वक्त ऐसा है, सेंसिटिव। एक सेकंड दीजिए, ये सेंसिटिव वक्त है। हमें ये चीज़ें सोचनी है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों से पहले मदद की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान को। अगर सर्दियां आ गई और अफगानिस्तान में मदद नहीं हुई तो वहां पे कहत पड़ सकता है, वहां पे बड़ी लायकीनी की फिजा पैदा होगी जिसमें टेररिज्म हार्बर कर सकता है। हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, अगर हमने कोई रोल प्ले करना है तो ये है वो रोल कि अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानी जो अवाम है उनकी मदद के लिए हमें फाइनेंसिंग जो है और गवर्नेंस की जो स्किल्स और कैपेबिलिटीज है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म का लास्ट उसमें भी ये मुतालबा था कि जो उनके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं और उसके अलावा जो हर साल एक मुआहदा है कि तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब अफगानिस्तान को अमेरिका ने देना होता है, वो सब फ्रोजन है। तो उसको ये मुतालबा मेरा ख्याल है बारहा वज़ीर आज़म साहब कर तो चुके हैं। मुतालबा तो खैर मुतालबा तो अफगानिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो नहीं है कि पाकिस्तान मुतालबा करे। लेकिन पाकिस्तान को मैं जरा ऑन साहब से भी बात कर लूं। ये एक अच्छी चीज है। जो अच्छी चीज है वो भी सुन लीजिए। ये अच्छी चीज है कि हम इस मुकदमे को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि पैसे की और गवर्नेंस की सपोर्ट की जरूरत है, वरना अफगानिस्तान केओस में चला जाएगा। सर गवर्नमेंट की सपोर्ट की उनको जरूरत है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को अपोजिशन की सपोर्ट की भी जरूरत है। और अब्बास साहब ने जो फरमाया, ऑपोजिशन से अगर आप बात करेंगे, ऑपोजिशन किसको सपोर्ट एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था। मैं गवर्नमेंट के हवाले से यही बात कर रही हूँ कि वो तमाम तक काविशें कर रहे होंगे, तमाम तक कोशिशें कर रहे होंगे, बट अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेते। यहाँ पे ऑन अब्बास साहब मुझे जरा इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि संजीदा रवैयों की जरूरत है, दूसरी तरफ हुकूमत के गैर संजीदा रवैये। मुझे ये बताएं कि जब आप नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसी चीजें लाकर इम्पोज कर देंगे जिसपे आम तासुर ये मिलता है कि गवर्नमेंट खुद अपने आप को NRO दे रही है, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपोजिशन से कि वो संजीदा सियासत करे और खामोशी से ये तस्लीम खम करे सर कि जी आप जो करें वो आप कर लें? बीबी पहले तो मैं जरा इग्नोरेंट की ट्रांसलेशन दोबारा कर दूं। एक टर्म है जाहिल, वो तो डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से कर दी। इसकी 3-4 और भी लफ्ज ट्रांसलेशन में आते हैं। इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट पूरी लाइन थी और इसका मतलब है ला इल्म, ना वाकिफ या ना बल्द होना। ये 3 वो ट्रांसलेशन है जो कि बहुत मुअज़्ज़ब उर्दू में ट्रांसलेशन हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक वो एक्सट्रीम सिचुएशन में से एक लफ्ज निकाल लिया। मैं उसकी थोड़ी सी ये तो क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैंने मेरी डिक्शनरी भी वैसे ला इल्मी बताई थी, मेरे दिमाग की डिक्शनरी डॉक्टर साहब निकालने की है, ना वाकिफ भी है। बहुत सारे लफ्ज जरा अंग्रेज को फोन करके पूछें इग्नोरेंट का क्या मतलब होता है। आपके पास टेलीफोन है, उठाइए, पूछ लीजिए। और पाकिस्तान में भी अंग्रेजी बोलने वाले बेशुमार। आप अमेरिका पढ़ते रहे सर, हम भी यही कुछ पढ़ते हैं। यू आर इग्नोरेंट, जब आप किसी को कहते हैं यू आर इग्नोरेंट अंग्रेजी में, तो इसका क्या मतलब है जरा बताइए। इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट पूरी लाइन थी, इसका मतलब है शायद वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट सुन लें, से बेखबर। चले डॉक्टर साहब, चले आप मान लीजिए डॉक्टर साहब, बस कर दें सर। अमेरिकन अंग्रेजी के ऊपर क्या चला दीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, आपको कहा इसके बहुत सारे और भी तर्जमे हो सकते हैं, लेकिन लेट्स मूव ऑन विद दैट। इशू ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा, अभी फरमाया कि जी अफगानिस्तान का इशू है, जंग अफगानिस्तान ने लड़नी है। नहीं, ये गलत है। ये जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो एक नैरेटिव की जंग है, ये अफगानिस्तान नहीं लड़ सकता। उनका कोई तर्जुमान नहीं है, उनकी अभी तक कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है।
कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, उनके पास फंड्स नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे इश्यूज अफगानिस्तान के हैं, ये इश्यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज ना तो कल हमारे ऊपर वापस आएंगे। सो बेसिकली जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी अफगानिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो एक जगह वो अफगानिस्तान को जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां वो अपनी बात भी कर रहे हैं कि कल को अगर ये अफगानिस्तान के साथ ना हुआ तो ये जंग और तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी टेरिटरी भी क्रॉस कर सकती है। आज जो वाकया अल्लाह ना करे जो में हुआ है ये कल को पाकिस्तान में भी हो सकता है। जो पिछले हफ्ते काबुल जुम्मे वाले दिन काबुल में ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा का जब जनाजा था उस दिन भी 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। अभी ताहिर साहब मुझे बता रहे थे, ताहिर खान साहब जो कि एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान अफेयर्स में, उन्होंने कहा कि जी वो 4 मुआहदे, वो 4 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स थे, और उनको वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जी आपने ख़वातीन के हुकूक, ख़वातीन की या बच्चियों की तालीम, एक मुश्तरका हुकूमत का क़याम, ये सब चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। तो वहाँ पर हमें लेकनेस क्यों नज़र आ रही है? उनके पास जवाब नहीं होता जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके ख़वातीन के हुकूक कितने। नादिया बीबी मेरे ख्याल में मेरे एंड पे वही आ रहा था। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां के वाकयात पाकिस्तान में आएंगे। अब आपने कहा कि तालिबान इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब मुझे जो इशू पर्सनल लेवल पे मेरी अपनी जो फाइंडिंग लग रही है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस साइड, कि जो तालिबान करने जा रहे हैं दुनिया को उसको एक्सेप्ट करने के और बहुत सारे रीजंस हैं, और उसकी एक जो रीजन मुझे नजर आ रही है वो है इस रीजन की इंस्टेबिलिटी। अफगानिस्तान अगर इनस्टेबल होता है तो पूरा रीजन इनस्टेबल होगा। कई बड़ी ताकतें ऐसे हैं शायद अफगानिस्तान को इस मोड में देखना पसंद करें कि वो एंड पे। बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, ऑन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, और भी मामला हो सकते हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं पूरा प्रोग्राम इसका तालिबान पे अफगानिस्तान पे नहीं कर रही। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन के कि वो सीरियस पॉलिटिक्स करे, दूसरी तरफ आप नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस किस्म की चीज़ यानी अपनी हुकूमत को खुद एनआरओ देके आप अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको एज इट इज तस्ल है। देखें आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जुलाई 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब अपोजिशन से हमारे नैब के साथ मामला तय हो रहे थे फैटफ की वजह से, डायरेक्टली तो हमारा इनके साथ मामला कभी भी तय नहीं हो सकेंगे मेरे ख्याल में। जब फैटफ के से मामला तय हो रहे थे तो मेजॉरिटी इसमें से 90% इसमें जो ऑर्डिनेंस में जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं वो इनके साथ तय हो चुकी थी। हमने टोटल 3 अमेंडमेंट्स किए हैं 3 सेक्शन में। सेक्शन 4 जो 1999 नैब का ऑर्डिनेंस है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। 4 और 5 में जो क्लॉज है वो तो बड़ी सिंपल है। 4 में हमने इनको साथ किया जी जो टैक्सेशन के लॉज हैं या जो स्टेट बैंक के जो कानूनी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो नैब के हदूद में नहीं जाएंगे, कैबिनेट के डिसीजन जो थे वो नैब के हदूद में जाएंगे, ये डिस्कशन हो चुकी थी। जो 5 नंबर सेक्शन है वो था जो एहतसाब की अदालतें हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाएगा, 3 साल की म्याद होगी, जज मुकर्रर होंगे चीफ जज की मशावरत से, एंड ऑन एंड ऑन। असल इशू सेक्शन 6 में आया और उसमें भी बड़ी चीज है कि जो लीडर ऑफ द हाउस है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो दोनों आपस में मुशावरत करेंगे, यहां तक ठीक है। हमने सिर्फ उसमें 2 चीजें ऐड की, एक कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में मामला तय नहीं होते, जो कि हम समझते नहीं हो सकेंगे क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त आपने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से तो मामलात आपने तय करने ही नहीं है, आपने ये हक सदर को दे दिया इस ऑर्डिनेंस में कि अब सदर जो है वो वजीर आजम से और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे नए चेयरमैन के नाम तकर्री के लिए या नाम के लिए। बात तो मेरा पूरा पॉइंट तो सुन लीजिए, सदर उन दोनों से मुशावरत करेगा एज पर लॉ जो कि कानून कहता है, और अगर उसमें डेडलॉक आ जाता है जो कि हम समझते हैं हर सूरत में आएगा तो उस सूरत में हमने एक पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर कर दी है। सो जहां पे कानून खामोश है वहां पे ये कर दिए कि अगर दोनों किसी चीज पे एग्री नहीं करते तो पार्लिमानी कमेटी जिसमें 50% मेंबरान ऑपोजिशन के होंगे और 50% मेंबरान हुकूमत के होंगे वो फैसला करेंगे। और हमने फिर एक चीज और ऐड कर कि इन केस नहीं होता तो जो सिटिंग इस वक्त जो इनका बैठा हुआ है जो चीफ होगा उसको एक्सटेंड कर दिया जाए जब तक वो चीजें तय नहीं हो पाती। अब इसमें कौन सी ऐसी ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो चेयरमैन नैब की जो टेन्योर था जो कि 4 साल का टेन्योर है, 3 साल का टेन्योर, 4 साल का टेन्योर है, वो नॉन एक्सटेंडेबल है। वो आपने क्या मुशावरत से किया था अपोजिशन की? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जरा वापस आते हैं। नैब कवानीनी कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके सीधा सीधा नुकात भी रखूंगी, और जो आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा तो अपोजिशन के साथ मामला पहले ही तय पा गए थे उसकी तस्दीक चाहूँगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से। वापस आते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिम मिर्ज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि ऑन अब्बास का दावा ये है, ऑन अब्बास साहब का, कि जो नैब ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसमें जब पहले फेटअप के मामले पे जब आपसे बात हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, तो इसमें से 50% से ज़्यादा तो आपका कंसेंसस उसमें डेवलप हो चुका था। मुख्तसरन पढ़ देती हूँ कि ये जो बात की जा रही है कि खुद हुकूमत का अपने आप को NRO है, इसकी वजूहत क्या हैं। नैब कानून का इतला वफाकी, सूबाई, मुकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा, यानी नैब कोई एक्शन नहीं ले सकता। वफाकी सूबाई काबीना कमेटियों, ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे अख्तियार से खारिज कर दिए गए, उन पर भी कोई चेक एंड बैलेंस अब इस तरह का नहीं होगा। निजी कारोबार, अफराद और बैंक मुकदमात भी नैब के दायरे अख्तियार से खारिज हो चुके हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, एक्टिक, CWWP यानी जो प्लानिंग डेवलपमेंट वर्किंग प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, उसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है यानी NFC, एक्टिक, CDWP, PDWP के फैसले भी नैब के दायरे अख्तियार से बाहर हो जाएंगे, यानी उनको कोई क्वेश्चन या कोई उनको नहीं कह सकता कि ये आपने गलत फैसले किए हैं या आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा है, या जितने भी उस पर केसेस उसकी वजह से हो जाते हैं। सदर ममलिकत जितने चाहेंगे मुल्क में एहतसाब अदालतें कायम करेंगे। जजेस की तकर्री मुतालिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से करेंगे। सदर ममलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। इत्तफाक़ राय ना होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे, जो अभी ऑन साहब कह भी रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी दे दी गई है। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल मुकम्मल होने पर अगले 4 साल भी उनको तैनात किया जा सकेगा। ये भी एक बड़ी अमेंडमेंट है। तमाम जराइम नाकाबिले ज़मानत होंगे। नैब मुलजिम को करप्शन की रकम के मुसावी ज़र ज़मानत जमा करने पर ही ज़मानत मिल सकती है, मगर क्योंकि अगर आप पर 22 करोड़ का या 22 अरब का केस डाल दिया गया है, वो केस प्रूव होता है नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ज़मानत चाहिए तो आप 22 अरब रुपए जमा कराएंगे। नए ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से रेफरेंस दायर करेंगे। पहले ये कुल्ली इख्तियार चेयरमैन नैब का था। कवायद की बेज़ाब्ती के हवाले से अवामी हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरे अख्तियार से बाहर होंगे, क्योंकि पहले भी स्टे ऑर्डर BRT वगैरह में ले रखे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, कितनी चीज़ों पे आप लोगों से कंसेंसस हो चुका था और आप लोगों से मुशावरत भी हो चुकी थी? देखिए, किसी भी चीज़ पे ये जो अभी आपने मामलात बताए, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर किसी सियासी जमात का हुकूमत के साथ कंसेंसस नहीं है। मैं आपके सामने कुछ सवालात उठाऊंगा। पहला सवाल तो ये उठता है कि ये जितने भी इदारे, आपने जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आपको करना हो तो ये तमाम इदारे मुलव्वस हैं। यानी जब एक प्रोजेक्ट बनता है, उसका PC1 बनता है, फिर वो जाता है, कमेटी अप्रूव करती है, फिर वो काबीना में आता है। अगर ये तमाम तरीक़ाकार जिनके ज़रिए बड़ी बड़ी एलोकेशंस होती हैं, जिनमें एलिगेशन लगाया जाता है करप्शन का, अगर ये सब मावरा है नैब से, तो मुझे बताइए कि फिर ये नैब किसको पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? सवाल ये होता है कि नैब का अपोजिशन को, जी मैं वही आपसे बिल्कुल आप जी 100% आपने सही बात की। यानी हुकूमती जितने फैसले हैं जिसमें करप्शन होती है, ये एलिगेशंस लगती हैं, 100% आपने बात ठीक की। अच्छा, इसके अलावा जो इनका पुराना जो मुसव्वदा था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उन पे भी नहीं लगेगी और जो कारोबारी अफराद होंगे उन पे भी। अब देखें आपके पास 3 लोग आगे जिन नहीं लगेगी, हुकूमत पे नहीं लगेगी, बिल्कुल ठीक है, कारोबार बिल्कुल ठीक है। सॉरी डॉक्टर साहब, वक्त कम है, जरा ऑन साहब का रिएक्शन ले लूं जल्दी से। ऑन साहब अभी जो बिल्कुल टाइम नहीं है, सॉरी सर बिल्कुल टाइम नहीं है, सॉरी सर बिल्कुल टाइम नहीं है। ये तो वही वाली बात है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। ऑन अब्बास साहब, बेबी आधे से ज्यादा टाइम तो आपने खुद बोल लिया, बाकी मेरे डॉक्टर साहब के लिए बचा कुछ नहीं है। एनीवेज द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। फैसला ये हुआ है कि जो काबीना के या इसकी ज़ैली कमेटियों के फैसले हैं वो नैब के दायराकार में नहीं आए। ये नहीं लिखा हुआ कि काबीना उनके दायराकार में नहीं आएगी। ये डॉक्टर साहब गलत इंटरप्रिटेशन कैसे आएगी? फैसला तो बच जाएगा ना, प्रोटेक्ट हो जाएगा फैसला। आप तो खुद कानूनदान है, जब फैसला फैसले होते हैं तो काम होते हैं ना, जब फैसले कानून इदारे में नहीं आएंगे।
डॉक्टर साहब मैं बैंक में बैठा मुलाजिम हूँ और मैं किसी को लोन दे देता हूँ, लोन ऊपर ही चले ठीक है, मुझे आगे इस पे ये दिलचस्प बहस है, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज माज़रत के साथ बार बार टाइम का बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया, ताहिर खान साहब का भी शुक्रिया करूंगी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।